भारत में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। राष्ट्रपति को जो महत्वपूर्ण शक्तियां सौंपी गई हैं उनमें कार्यपालिका संबंधी शक्तियां प्रमुख हैं, जिनमें मैंने आप लोग को बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा देश में जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उनकी नियुक्ति संबंधी कार्य किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। सामान्यतः बहुमत प्राप्त दल जो भी होता है उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाता है। लेकिन भारत में कभी कभी ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि किसी भी एक राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करके किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करना है इस संबंध में निर्णय ले सकता है। भारत के संवैधानिक इतिहास में जब कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जबकि राष्ट्रपति ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्तियां की हैं, जिनमें प्रमुख रूप से 1977 में नियुक्त मोरारजी देसाई सरकार के पतन के पश्चात प्रधानमंत्री पद पर चरण सिंह के चयन तथा दूसरी बार वीपी सिंह सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री पद पर चंद्रशेखर के चयन के रूप में राष्ट्रपति ने अपने विवेक का प्रयोग किया है। भारत में जब एक दलीय प्रधानता वाली स्थिति थी तब राष्ट्रपति के समक्ष इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे भारत में एक दलीय प्रधानता वाली राजनीतिक व्यवस्था का अंत हुआ और गठबंधन सरकारों का दौर प्रारंभ हुआ, तब से राष्ट्रपति के समक्ष यह प्रश्न कई बार उत्पन्न हुआ जबकि उसने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्तियां की हैं। अगला आता है प्रशासनिक शक्तियों में ही विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण। राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। वे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियों और संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारण आदि के संबंध में नियम बनाता है। कुछ अन्य अधिकारियों के कुछ अन्य प्रशासनिक कार्यों और निर्णयों के लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय अपनी कार्यवाही के लिए जो नियम बनाता है या संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किसी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में बनाए गए नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। अगला आता है संघ की इकाइयों पर नियंत्रण की शक्ति। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह समय समय पर राज्य सरकारों को निर्देशित, नियंत्रित अथवा समन्वित करे। राज्यों के पारस्परिक विवादों के निपटारे के संबंध में परामर्श देने के लिए वह अंतर्राज्य परिषद का गठन करता है। वह किन्हीं संघीय विषयों पर प्रशासन राज्य सरकार को सौंप सकता है। संघीय क्षेत्र के प्रशासन का उत्तरदायित्व तो राष्ट्रपति पर ही आता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में भारत के राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। अगला है सर्वोच्च सेनापति के रूप में कार्य। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान होता है या प्रधान सेनापति होता है, किंतु इस संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग कानून के अनुसार ही कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। इस दृष्टि से भारतीय राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ अमेरिकी राष्ट्रपति से बहुत कम हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सेनाओं को युद्ध स्थल में भेजने का कार्य भी किया जा सकता है।
राष्ट्रपति की शक्तियों में अगला आता है विधायी शक्तियाँ। यद्यपि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, किंतु राष्ट्रपति को भारत की संसद का अभिन्न अंग माना गया है। आप लोग जानते होंगे कि संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति भी संसद का ही अंग होता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सबसे पहले है सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। राष्ट्रपति को राज्यसभा में ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जो कि साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में उनके द्वारा विशेष सेवा प्रदान की गई हो। इसके अतिरिक्त लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सोसाइटी के सदस्यों को नियुक्त करने का भी राष्ट्रपति को अधिकार होता है। अगला है विधायी क्षेत्र का प्रशासन। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है और उसी के द्वारा संसद का सत्रावसान भी किया जाता है, यानी सत्र के समापन की जो घोषणा है वो भी की जाती है। वह किसी भी समय पर लोकसभा को विघटित कर सकता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में अपना अभिभाषण देता है। इस अभिभाषण में मुख्यतः देश में जो भी कार्य किए जाने हैं उन सब का व्यापक वर्णन किया जाता है। इसके अतिरिक्त दोनों सदनों को आवश्यक किसी भी तरह का कोई संदेश भेजना होता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है।